नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 18 नवंबर। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया शाम को 5 बजे। जो भी चुनाव होने थे, जो भी उपचुनाव होने थे, उनके लिए प्रचार तो थम ही गए। अब फाइनल चुनाव, बिहार में उपचुनाव तो संपन्न हो चुके, 20 तारीख को चुनाव भी हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद राज्यों की बात करें तो पहले दिल्ली और फिर बिहार। लेकिन हम यह समझते हैं, आप भी यह मानते हैं कि बीजेपी दिन रात चुनाव लड़ने की मशीन बन चुकी और भारतीय जनता पार्टी ए से जेड तक के ककहरे में ए से एम तक जब पहुंच जाती है तो इसके बाद जो विपक्षी पार्टियां वह सोचना शुरू करती है कि चुनाव किया है। मतलब तैयारियों में बीजेपी शुरू से ही आगे रही। हमने देखा कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में ही उपचुनाव थे। उपचुनाव के दिन ही प्रधानमंत्री 13 तारीख को दरभंगा आए, फिर जमुई भी आ गए। तो 2 यात्राएं, मतलब अभी से बीजेपी ने बिहार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता को भी समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और यह तैयारी भी की जा रही है कि चुनाव लड़ा कैसे जाए। एनडीए के घटक दल, एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, क्या सभी के सभी तैयार हैं? उनके बीच सीटों पर बातचीत बन जाएगी। चिराग पासवान के तेवर को भी समझा गया कि किस तरीके से वह उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू के लिए वोट मांगने नहीं ही गए इमामगंज। तो बीजेपी की तैयारी शुरू। और यदि हम इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे, देखिए ना, आज तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी ही नहीं बनी और फिर आरजेडी में फैसला कब होता है, सीट शेयरिंग पर बात कब होती है और एनडीए में करीब करीब तय रहता है कि कहां और क्या। हाँ, इसको मनाना है, इनको नहीं मनाना है, इनको इतने पर ही सेट करना है, ये सारी बातें हो जाती। तो अब बिहार चुनाव की तैयारी में जो लोग विलंब करेंगे वह पीछे छूटते चले जाएंगे। देखिए, लड़ाई तो अब तक दृश्य यही रहा है कि एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक या यूं कहे महागठबंधन। अब तीसरे की एंट्री भी हुई है, प्रशांत किशोर की, और धमाकेदार एंट्री हुई है। उपचुनाव के नतीजे चाहे जो आए, वह बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। खेल बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में तो पहुंच ही गए। 2020 में किस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू का खेल बिगाड़ा, 38 सीटों पर जेडीयू को हरा दिया, ये हमारे और आपके सामने है, जिसका परिणाम रहा कि नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी बन गए। नीतीश कुमार की सेहत, सब कुछ सब लोग समझते हैं और इधर के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने से 2 बार देखा। बावजूद इसके कह दिया गया है कि बिहार का नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करे, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि जिधर नीतीश कुमार होते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो अब तो बिहार चुनाव के लिए तैयार हो चला। अब बिहार के परिदृश्य और बिहार में आगे आने वाले राजनीतिक सरगर्मी को किस रूप में देखना शुरू करें अजीत जी हम लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। ये चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और अभी हमने देखा, आपने भी खबर देखी होगी कि 2 दिन पहले एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू उनके सहयोगी हैं, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद ही बहुत एडवांस तैयारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2029 जीतने के लिए प्लान बना चुके और उस प्लान पर अमल की तैयारी हो गई है। मतलब सरकार के स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। सोचिए, ये तैयारी तब चल रही है जब ज्यादातर नेता अभी इस भ्रम में है कि परिसीमन होगा तो हमारा क्षेत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, कहीं आरक्षित तो नहीं हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सा कट जाएगा। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लोग घर बैठ रहे हैं इस समय। महिला सीट हो जाएगा, हाँ, महिला सीट हो जाएगा कि एससी आरक्षण में चला जाएगा,
तो अब लोग ये सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री 2029 की तैयारी कर रहे हैं, और ये जी, चंद्रबाबू नायडू ने कही है, तो ये कोई ऐसे मजाक में तो कही नहीं है उन्होंने। तो बिल्कुल। उसी तरह से बिहार चुनाव अब तो 1 साल रह गया है। अब यही देखने का अप्रोच होगा। आरजेडी और कांग्रेस के लोग कहेंगे कि अरे अभी 1 साल बाकी है, और हुँ, बीजेपी में कहा जाता है कि अब 1 ही साल बाकी है, मतलब चुनावी साल शुरू हो गया, अब उसकी तैयारी में लगना है। तभी आपने बताया हुँ, कि 2 यात्राएँ हो गई प्रधानमंत्री की। एक जी, जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हुआ वहाँ जो जमुई गए जिसके लिए, और जब उससे वही पहले दरभंगा गए जहाँ उन्होंने और 12,000 जेपी करोड़। नड्डा भी आ गए छठ के दिन, जेपी नड्डा भी जेपी आ गए नड्डा छठ भी के थे दिन। वहीं, जेपी नड्डा भी गए। तो जी, लगातार जाना-आना होता है। अब आप सोचिए कांग्रेस से कोई नेता नहीं गया है। लोकसभा चुनाव हुँ, में प्रचार के लिए गए, उसके बाद राहुल गांधी पिछले 5-6 महीने में कहीं नहीं गए। तो बिहार भी नहीं गए, तो कोई जाता ही नहीं है। और क्या वो फिर तैयारी होगी जब, जो हमने पहले भी कहा हुआ है कि ये बीजेपी वो स्टूडेंट है जो 9वीं की परीक्षा खत्म होती ही 10वीं की तैयारी में लग जाती है। और जी, कांग्रेस वो विद्यार्थी है जो परीक्षा का शेड्यूल आने पर ही तैयारी करेगी कि परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो जाएगा तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। हुँ, तो इस मामले में ये लोग पिछड़ जाते हैं और बीजेपी आगे निकल जाती है। बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है। जब आज आपने हमको कहा कि ये चुनावी परिदृश्य को लेकर के और अगले साल के चुनाव की बात करेंगे, तो हमने 1-2 जगह फ़ोन किया बात करने के लिए, हुँ। तो पता चला कि कई दौर का सर्वे हो चुका बिहार में। 3-3 और एजेंसियाँ, 3-3 एजेंसियाँ। वही कह रहे हैं कि 3-3 हाँ, एजेंसियां सर्वे कर रही हैं और अलग-अलग इश्यूज पर सर्वे कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं सुना जा रहा है कि कहाँ जीतेंगे, हारेंगे का सर्वे नहीं है। पहले तो जी, इस बात का सर्वे हो रहा है कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरएलपी, हम में सीटों का बंटवारा होगा तो किसके लिए कौन-सी सीट ज़्यादा मजबूत है। मतलब पुराना एक फ़ॉर्मूला है, लेकिन उस फ़ॉर्मूले के बावजूद ये देखा जा रहा है कि कहाँ सीटों की अदला-बदली हो सकती है ताकि हम लोग आसानी से जीत जाएँ। बिल्कुल। किसका समीकरण कहाँ मजबूत है, कौन संभावित उम्मीदवार है, और एक सर्वे ये भी हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार संभावित हो सकता है। मतलब हुँ, इंडिया ब्लॉक का संभावित उम्मीदवार कौन होगा, इसकी भी सूची बन रही है अभी। इंडिया ब्लॉक वाला सूची नहीं बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी सूची पिछले बना रही दिन है। पिछले दिनों अजीत जी, भाजपा के एक मंत्री जी ने फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया, हुँ, नेताजी ने। और जब मैं वहाँ पहुँचा, पत्रकार ही अधिक थे, पत्रकारों के लिए ही था। वहाँ भी एजेंसियों के लोग मौजूद थे और वह फीडबैक ले रहे थे क्योंकि इकट्ठे 100-150 पत्रकार कहाँ मिल जाते हैं। ठीक और बात है। उनकी दिलचस्पी थी, विशेषकर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जहां आरजेडी ने चुनाव जीता है, वहां क्या परिदृश्य है, वहां कौन लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव आजकल सोकर कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, क्या दिनचर्या है, यात्रा क्यों रुक गई, यात्रा कब से शुरू होनी है, तो ये सारे फीडबैक लिए जा रहे हैं। हाँ, तो आज फिर जब हमने बात की, फिर अभी हम मिले भी एक एक बीजेपी के नेता से, तो ऐसे जी, बातचीत होने के क्रम में ये कहा कि एक एजेंसी है जो विनोद तावड़े के लिए कर रही है, जो हम्म, वहाँ संगठन के प्रभारी हैं, उनके पास एजेंसी है जिस एजेंसी से वो फीडबैक ले रहे हैं, अपना जी, एजेंडा तय करने के लिए, या बीजेपी का जो बड़ा नेता आएगा प्रदेश में, तो हम्म, उसका क्या एजेंडा होगा, किस इश्यू पर वो बोलेगा, उसका फोकस किस मुद्दे पर होगा, ये तय करने के लिए एक सर्वे हो रहा है कि बिहार से कौन-सा मुद्दा उठाना चाहिए है जो लोगों को अपील करे। तो उसके बिल्कुल, लिए पहचान करके वो अपनी एजेंसी कर रहे हैं। जिन एजेंसियों के बारे में लोग जानते हैं, कई एजेंसी, एक कर्नाटक की एजेंसी है वाराही जिसका नाम है, जो अभी अभी जिसने झारखंड में भी किया, कई जगह किया, वो एजेंसी कर रही है। रंगेश श्रीधर की एजेंसी है। उसी तरह से हिमांशु सिंह की जो एजेंसी है, एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, उसका सर्वे अलग चल रहा है। एक सीएसीपीआर एक अलग एजेंसी है जो अभी दिल्ली में कर रही है, लेकिन उसको कह दिया गया है कि आप बिहार में भी काम शुरू करिए। तो जी, ये इस तरह से 3-3 4-4 एजेंसी जो हैं काम कर रही हैं, और अलग फीडबैक, अमित शाह अपनी अलग फीडबैक मंगाते हैं, बीएल संतोष के पास अलग फीडबैक आती है, और उसके बाद प्रदेश कमेटी को अलग छोड़ा गया होता है कि आप अपना करिए, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। तभी तभी जब ये क्रॉस चेक इतनी बार होता है, जब वहां इश्यूज की बात होगी या कैंडिडेट की बात होगी, तो बीजेपी की प्रदेश कमेटी, जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है, वो एक लिस्ट बनाएगी, जो लिस्ट बिल्कुल, रायशुमारी के आधार पर बनेगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रायशुमारी कराई जाएगी, उसके आधार पर वो लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट को यहाँ मिलाया जाएगा जो बीएल संतोष की और अमित शाह के पास लिस्ट होगी। तो किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ती है बीजेपी। चुनाव हार जाना अलग चीज है, मतलब आप इतनी मेहनत करके भी कैंडिडेट चुनेंगे तो जरूरी नहीं कि सब जीत ही जाए, आपके कैंडिडेट हम्म, हारते भी हैं, लेकिन कम से कम ये होता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बेईमानी नहीं होती है, नियत खराब नहीं होती है, और जानबूझ करके गलत फैसला नहीं होता है। फैसले गलत हो जाते हैं, जो आदमी 100 फैसले कर रहा है उससे गलत फैसले होंगे, लेकिन ये नहीं होगा जैसा कांग्रेस में आमतौर पर होता है कि जीतने वाले कैंडिडेट तो ज्ञानेश्वर जी हैं, लेकिन टिकट लेगा अजीत द्विवेदी जी। ये कांग्रेस में होता है हमेशा। बिल्कुल, हमने अभी झारखंड में भी देखा, हरियाणा में भी देखा
कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो चौथे नंबर पर रहा और जो बागी था वो दूसरे नंबर पर रहा, 2000-5000 वोट से हारा। तो ये स्थिति बीजेपी में नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि बीजेपी 2 साल 3 साल से तैयारी कर रही होती है। बीजेपी को उंगलियों पर उसको पता होता है कि उसका कौन सा कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, किस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, उस क्षेत्र का समीकरण क्या है, वहां क्या इशू उठाए जाएंगे, ये सारी चीजों की पहले से पता होता है। आपने इश्यू की बात कर दी अजीत जी, आपने इश्यू की बात कर दी। देखिए, मुद्दे और भावना को किस रूप से बीजेपी पढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। इसके बाद ही नीतीश कुमार इधर आए। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो इस रायशुमारी में लगे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दे दिया जाए। आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी सोच हो सकती है। पिछले दिनों डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह ने पदयात्रा की और भूमिहार वर्ग की नाराजगी या भूमिहार वर्ग इधर से उधर जाते रहते हैं। मुझे कहानियां सुनाई जा रही है। एक बड़े नेता ने कहानी सुनाई, आपको पता है ज्ञानेश्वर जी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जब उनका निधन हुआ तो उनकी तिजोरी में मात्र 24,000 रुपए थे, 4 लिफाफों में। एक लिफाफे में 19,000 रुपया पार्टी के लिए, दूसरे लिफाफे में 3,500 रुपए पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता के लिए जो उनके समर्थक थे, उनकी बिटिया की शादी के लिए, 1,000 रुपया तीसरे लिफाफे में एक और समर्थक की छोटी सी बिटिया के लिए ताकि वह बड़ी हो तो उसके लिए, और चौथे लिफाफे में 500 रुपए इसके लिए जो उनका सेवक था। तो मात्र 24,000 रुपए। फिर यह कहानी भी सुनाई गई कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सेक्रेटेरिएट में एक भी भूमिहार नहीं था। यह कहानी भी सुनाई गई कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए जब कभी चुनाव लड़े तो चुनाव के दरमियान अपने छत में प्रचार करने को नहीं गए। तो उनकी शख्सियत को अब यह बताया जा रहा है, और देखिए इस बात की संभावनाएं बलवती हो रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सम्मान देकर कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके कारण सवर्ण मतदाता इधर उधर जो हो रहे हैं, प्रशांत किशोर की डुगडुगी जो बजी है उसे रोका जाए। हाँ, तो ये सारे मुद्दे इस पहले से बीजेपी को अब ये पता चल गया होगा कि प्रशांत किशोर उसका क्या नुकसान कर रहे हैं जी। तो उन्होंने उसकी काट उसी समय शुरू कर दी। ये नहीं होगा कि चुनाव के समय उसकी काट खोजेंगे। जब चुनाव आएगा और मुद्दे आएंगे, जब उनके कैंडिडेट आएंगे तब उसकी काट खोजेंगे। ये नहीं करती है बीजेपी। उसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। ये उसी एडवांस तैयारी, एडवांस प्लानिंग का हिस्सा है कि अभी से खतरा दिख रहा है कि ऐसा कुछ होता है, अगर फॉरवर्ड वोट में सेंध लगने की बात होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये भी कि श्री कृष्ण सिंह को तो ये कहा जाता है कि वो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। आजादी के बाद जो कुछ भी चीजें बिहार में अच्छी हुई हैं सो उन्होंने शुरू की है। तो उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी इस छवि का, जो उनकी कंस्ट्रक्टिव जो उनकी इमेज है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और सवर्ण के साथ दूसरे वर्ग भी जो लगता है, जिनको लगता है कि श्री बाबू ने आधुनिक बिहार का निर्माण किया जाए। ये जो फैक्ट्री जो लोग बोकारो में और सिंदरी में और बरौनी में जो आज भी जिन लोग काम कर रहे होंगे उनको तो पता होगा ना, रांची के एचईसी में और तमाम जगह की ये श्री बाबू ने शुरू किया था। तो चाहे वो किसी जाति का हो, उसका एक रुझान, देवघर मंदिर में प्रवेश किसे दिलाया? पहले तो प्रवेश उस समय भी आएगी कि किस तरह से तमाम सवर्ण समाज का विरोध झेल करके उन्होंने और दलितों का मंदिर प्रवेश कराया, जमींदारी खत्म कराई। तो ये तमाम चीजें आएंगी जब समय आएगा। तो ये सब तब आता है जब आप एडवांस प्लानिंग करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले हो गई थी, तभी तो जनवरी में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। दिसंबर में बात हो रही थी, नीतीश कुमार से हम लोग लगातार कह रहे थे। तो उस तरह से एडवांस तैयारी करती है बीजेपी। वो तैयारी अभी उसकी शुरू हो गई है। तमाम सर्वे एजेंसियां लगी हुई हैं, पार्टी के लोग अपनी फीडबैक ले रहे हैं। कमेटी बनी हुई है, अभी नए अध्यक्ष आए हैं, लेकिन वही कमेटी जो इसके पहले के पुराने अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो कमेटी बनाई थी वही कमेटी काम कर रही है। यहाँ ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। देखिए, अमित शाह भी जब अध्यक्ष से हटे थे तो जेपी नड्डा बहुत वर्षों तक, बहुत महीनों तक उन्हीं की कमेटी से काम चलाते रहे। यहाँ कांग्रेस पार्टी में जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष बने हुए इतना समय हो गया अखिलेश प्रसाद सिंह को और नई कमेटी नहीं बनी। चूंकि हो सकता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह बनाना चाह रहे हो, बना के रखे भी हो, यहाँ केंद्र से अप्रूवल नहीं मिलता है, दिल्ली से मंजूरी नहीं मिलती है। दिल्ली में दूसरी लिस्ट लेकर के प्रभारी पहुंच जाता है, एक तीसरी लिस्ट लेकर के कोई और नेता पहुंच जाता है। इतनी पंचायत होती रहती है, तो क्या संगठन का काम होगा? तो वो भी नहीं है। वहां सदस्यता अभियान अभी चला भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए कितना व्यापक था सदस्यता अभियान जो शुरू हुआ। 50-51 दिन का सदस्यता अभियान चला, 10 करोड़ सदस्य बना लिए।
तो जो वो भी एक तैयारी का हिस्सा था, वो भी एक चुनावी जी। तैयारी का ही हिस्सा होता है कि आप कनेक्ट करते हैं लोगों को। हम्म। एक दिन की फुर्सत बीजेपी ने, आज जिस हम नेता के साथ बैठे थे, एक दिन की फुर्सत पार्टी नहीं देती है नेताओं को, एक दिन की फुर्सत नहीं। अगर आप अभी यहाँ काम कर रहे हैं क्षेत्र में, आपको ट्रैक किया जा रहा है, या फिर आपकी ड्यूटी लगी हुई है झारखंड में और महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी थी महाराष्ट्र में, तो उनसे लाइव लोकेशन मांगा जाता था कि आप लाइव लोकेशन दीजिए, पार्टी ऑफिस से ट्रैक किया जाता था उनकी एक्टिविटी। बताइए, बताइए। आप बिहार के नेता हैं, महाराष्ट्र में ड्यूटी लगी है, तो आप महाराष्ट्र में जहां भेजा गया वहां है कि नहीं है, ये लाइव जी। लोकेशन से ट्रैक किया जाता था। अब सोचिए, इतना सिस्टमेटिक, इतना मेथोडिकल तरीके से कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये जो तैयारी है, जो हम ये प्रधानमंत्री का दौरा अनायास नहीं था, दोनों दौरे वो चुनाव जी। तैयारी का ही हिस्सा है। जेपी नड्डा का दौरा भी अनायास नहीं था, वो भी चुनाव तैयारी का हिस्सा है। और बीजेपी अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी सहयोगी पार्टियों की भी तैयारी करती है। उनके लिए भी सर्वे में फीडबैक जुटाए जाते हैं, उनके लिए भी कैंडिडेट पहचाने जाते हैं, उनको भी फीडबैक दी जाती है। मानना न मानना उनकी उनकी उनके अपने ऊपर होता है, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों को भी बताती है कि आप अमुक उम्मीदवार को टिकट दीजिएगा तो वो हार जाएगा, और अमुक उम्मीदवार हमारा आपका ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हम लोगों ने देखा है, ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चूंकि वहां आज चुनाव प्रचार बंद हुआ है और परसों वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 18 बीजेपी के 18 नेता, बीजेपी के अपने हार्डकोर बीजेपी के 18 नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के टिकट से लड़ रहे हैं। दोनों सहयोगी पार्टियों के टिकट से बीजेपी के 18 नेता लड़ रहे हैं, जिसमें साइना एनसी जैसी है जो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, और नाना चुरासमा की बेटी है, जो बड़े शेरिफ थे मुंबई के, नाना चुरासमा उनकी बेटी है, वो लड़ रहे, वो जाके एकनाथ शिंदे के टिकट से लड़ रही है। अब आप सोचिए, और नारायण राणे बीजेपी के एमपी हैं, उनका बेटा एक लड़ रहा है जाकर के एकनाथ शिंदे के टिकट से। तो बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के लिए भी काम करती है, उनके कैंडिडेट की भी जो कमजोरी मजबूती है उसका भी आकलन करती है, और उसको भी एडजस्ट करती है कि आप इनको हटा दीजिए, बदल दीजिए, हम दे रहे हैं, या आप अपने दूसरे आदमी को दे दीजिए। तो दोनों नहीं, वो तो हम लोगों ने बिहार में देखा था ना, मुकेश सहनी को सीटें दी गई, लेकिन उम्मीदवार किसके थे? उम्मीदवार दे दिया, ठीक बात है। तो ये वो भी देख करके बीजेपी अपनी राजनीति करती है। बीजेपी पांचों पार्टियों के लिए तैयारी कर रही है। अब इसका एक बड़ा फायदा क्या होता है, फिर एक रेफरेंस हम दे दें एक लाइन का महाराष्ट्र का, कि कल एक इंटरव्यू आया नाना पटोले का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन्होंने अफसोस जताया कि हमको इस बात का बड़ा अफसोस है कि 2 महीने तक हम लोग टिकट बंटवारे में उलझे रहे। अब आप सोचिए भाई, आप जब आज अफसोस कर रहे हैं, आपको पहले से नहीं पता था कि आप टिकट बंटवारे में उलझेंगे तो अंत में नुकसान होगा। तो ये भी इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी कमी है कि आखिरी समय तक टिकट बंटवारा उलझा रह रहा है, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, टिकट की घोषणा नहीं हो पा रही है। बीजेपी में भी ये बात आएगी ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए सीट बंटवारा बिहार में आसान होगा, क्योंकि 5 पार्टियां हैं और एक पार्टी ऐसी है जो पिछली बार नहीं थी, अब आई है, तो उसके लिए सीट निकालना है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। लेकिन उसका भी रास्ता निकालने की पार्टी की तरफ से तैयारी हो रही है, और जो सर्वे है उसमें हर पार्टी का स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस बताए जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी ली जा रही है, अपने कैंडिडेट्स के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो सीट बंटवारा जब आएगा, उसके पहले इनके पास एक बहुत विस्तार से डाटा होगा। लेकिन अब सबकी महत्वाकांक्षा आप जान रहे हैं, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या नीतीश कुमार की पार्टी हो, तो वो एक बड़ा हर्डल होगा आगे अभी इस चुनाव तैयारी में, जिसको समय रहते बीजेपी पार करने की कोशिश करेगी। चलिए, देखिए, आप सीट बंटवारे पर आ गए अजीत जी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार उस बार्गेनिंग कैपेसिटी में है जो पहले थे? क्योंकि सेहत और बातचीत करने वाले लोग कितने बचे हैं इनके पास, कितनी सीटें ले पाएंगे, किस तरह की कैंपेनिंग हो पाएगी? और देखिए, अभी आपको पता है कि बिहार में कितना बड़ा खेल का आयोजन हुआ। एक बड़े व्यक्ति ने टिप्पणी की कि जितना बड़ा आयोजन हुआ, नीतीश कुमार के पास पीआर कंपनी अच्छी नहीं। हाँ? और नीतीश कुमार का बॉडी जो दिखने का है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से कब आने हैं, किस तरीके से कब प्रकट होना है, यह बताने वाला कोई नहीं है। यदि ये दोनों चीजें आज भी सुधार ली जाए, नीतीश कुमार की इमेज संभाली जा सकती है। नीतीश कुमार क्या उस तरीके से बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे जैसा कि वह 2020 में थे? क्योंकि देखिए, 2024 में तो बात ये हुई कि हम 16 सीटें ले रहे हैं, 17 की जगह हमें अधिक सीट देनी होगी, चाहे 1 ही सीट हो, चाहे 2 सीट हो, विधानसभा में अधिक सीट देनी होगी। नीतीश कुमार किस तरीके से बार्गेन करेंगे? देखिए, ये आपने बहुत एक तो बार्गेनिंग वाली बात है, लेकिन आपने जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो अभी राजगीर में हुआ, उसका जिक्र करके आपने बहुत अच्छा किया। ये इतना बड़ा आयोजन था, इतना गौरवशाली आयोजन था, इतना सफल आयोजन था वहां, और उसका कोई क्रेडिट कहीं बिहार सरकार को मिलता हुआ या नीतीश कुमार को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आप सोचिए कि भारत सरकार ओलंपिक 2036 के लिए बीड करने वाली है,
कि 2036 ओलंपिक हमारे यहाँ हो, आज से 12 साल बाद। तो अभी उसके लिए एजेंसी लगी हुई है, अभी उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओलंपिक के लिए बिड किया जा रहा है और होगा तो अहमदाबाद में उसको होस्ट किया जाएगा। अभी से उसका क्रेडिट देना, एक दूरदर्शी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को पेश करना, ये सब चीजें चल रही हैं। और बिहार में इतना बड़ा आयोजन हो गया और किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार को इसका श्रेय दीजिए। हॉकी इंडिया का कार्यक्रम होता है, हम लोगों ने देखा उड़ीसा में हुआ, हर दिन विज्ञापन छपा दिल्ली के अखबारों में, हर दिन खबरें छपी दिल्ली के अखबारों में, और सारा क्रेडिट दिया गया कि हॉकी मैन देश के नवीन पटनायक हैं। हॉकी, उन्होंने किस तरह से हॉकी का रिवाइवल कराया। और वही काम बिहार में हो रहा है। महिला का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ और यहाँ न कोई विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छप रहा है, न खबर छप रही है। स्पोर्ट्स के पेज पर भी उसकी खबर नहीं छप रही है। आप सोचिए कितना इग्नोरेंस ऐसी चीज है कि कोई आदमी नहीं देख रहा है। तो ये एक बड़ा हर्डल है नीतीश कुमार के रास्ते में, उसको दूर करना चाहिए। हालांकि अभी तक उनकी राजनीति इस सब के बिना ही चलती रही है, तो आज भी वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं कि पटना के अखबार में तो खबर छपी रही है, तो वही ठीक है। तो ये वो चीज उनके लिए, उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। वो सोशल मीडिया है, कहीं नहीं, अब 2-4 जगह आपने दिखाया और आपके लोगों ने दिखा दिया तो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से एक बड़ा बड़ा संकट ये होगा जब सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए बहुत टफ बार्गेनिंग करनी होती है, बहुत टफ बार्गेनिंग करनी होती है, क्योंकि कोई भी पार्टी एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहती। एक भी सीट, एक सीट के लिए गठबंधन टूटते हुए हम लोगों ने देखा है। तो वो बार्गेनिंग बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी की अपनी जरूरत थी, दिल्ली की जरूरत थी, उसको प्रधानमंत्री को जरूरत था कि बिहार में पिछली बार 19 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली हुई हैं, तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए बीजेपी समझौता करने को तैयार थी। तो बीजेपी ने 16 सीटें दे दी। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी का कुछ भी स्टेक पर नहीं होगा ना। बीजेपी को सरकार तो नीतीश कुमार को बनानी है, तो बीजेपी ये भी कह सकती है कि भाई आपको मुख्यमंत्री हमने घोषित कर ही दिया है कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप क्यों ज्यादा सीट के लिए बेचैन हो रहे हैं। आप कम सीट पर लड़िए। हम तो कह ही रहे हैं कि आप, जब पिछली बार भी आपको 43 ही सीट आई थी तो हम सीएम बना दिए थे, तो अब अगली बार भी आप कम सीट पर लड़िए, जितनी भी सीटें आएंगी आप सीएम बनेंगे। तो ये एक बड़ा दाव होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो सीट के शेयरिंग के समय भारतीय जनता पार्टी चलेगी। लेकिन नीतीश कुमार को इस पर सख्त स्टैंड लेना होगा, एक क्लियर कट स्टैंड रखना होगा कि हम लोकसभा चुनाव में एक सीट से आप बड़ी पार्टी थे, बड़ा भाई थे, आपको हमने माना क्योंकि दिल्ली में आपकी सत्ता थी। तो विधानसभा चुनाव में हमको एक ही सीट ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादा चाहिए। अब 2010 वाला माहौल नहीं है कि 2010 की तरह सीटें मिल जाए, लेकिन 2015 में जिस तरह से दोनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार का तालमेल हुआ था और 100-100 सीटों की बात हुई थी, तो उस तरह का समझौता होगा इस बार। 100-100 सीट या 90-90, 95-95 सीट, जिस पर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस तरह का होगा। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये बार्गेनिंग करनी होगी कि हमको 1 सीट 2 सीट ज्यादा चाहिए है, ताकि ये मैसेज जाए कि हम बड़ी पार्टी के तौर पर लड़ रहे हैं और हमको मुख्यमंत्री बनना है। ये मैसेज देना बड़ा जरूरी होता है। अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप नहीं लड़ रहे हैं तो ये मैसेज नहीं जाएगा। इसकी बड़ी जरूरत होती है। जैसे झारखंड में देखिए, बड़ी पार्टी के तौर पर जेएमएम लड़ रही है क्योंकि उसका मुख्यमंत्री बनना है। महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें बड़े दल के रूप में बीजेपी लड़ रही है, जो महाविकास आघाड़ी है उसमें बड़े दल के तौर पर कांग्रेस लड़ रही है। तो जिसको सरकार बनानी होती है, जिसको सीएम बनना होता है, उसको ज्यादा सीटें लड़नी होती है। अब मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो लोग बात करेंगे वो कितना अड़ते हैं, उनका क्या और कंसीडरेशन होता है, उनके ऊपर बीजेपी का और क्या होल्ड है, क्या दबाव है। क्योंकि डायरेक्ट नीतीश कुमार तो अब करेंगे नहीं। पहले एक समय ऐसा पैर छू लेते हैं आजकल, वही सामने पड़ते ही पैर छूने लगते हैं, सामने पड़ते ही हाथ पकड़ के पता नहीं क्या करने लगते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और सामने पड़ते ही लोगों से कहते हैं कि आप खड़े होकर के वंदन करिए, नमन करिए प्रधानमंत्री का। तो वो किस तरह से बात करेंगे। और एक समय ऐसा था जब शरद यादव जिंदा थे तो शरद यादव करते थे। शरद यादव की भी बहुत टफ बार्गेनर थे और सामाजिक राजनीतिक समीकरण जानते थे, और नीतीश कुमार से उनकी ऐसी ट्यूनिंग थी कि दोनों मिलकर के अपनी बार्गेनिंग करते थे। अब तो शरद यादव के कद का भी कोई नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। ललन सिंह बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो वो किस तरह से बार्गेन करेंगे, सीटों की बार्गेनिंग आएगी तो भाई मंत्री के तौर पर तो एक उनकी अलग भूमिका है। जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो पुराने बीजेपी के प्रति उनके सद्भाव की खबरें सारे लोग जानते हैं। तो हमेशा ये खतरा रहेगा इस बार्गेनिंग में कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी बहला फुसला के या दबाव डाल के या अपने दोस्ती का, पुरानी दोस्ती का हवाला दे करके सीटों के मामले में कम सीटें कर दे या कुछ सीटों की अदला बदली कर दे। अच्छा, इस बार तो मौका भी है कि 5 पार्टियां हैं। इस बार चिराग पासवान भी है, पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे, इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, इस बार जीतन राम मांझी भी हैं। तो और सबको कुछ कुछ देना है। सबका कद बीजेपी ने ही बड़ा कर दिया है। भाई जीतन राम मांझी केंद्र में बिहार से सबसे मजबूत मंत्री हैं,
तो केंद्र में उनको मंत्री बना करके बीजेपी ने तो उनका कद बढ़ा दिया है। उनका बेटा बिहार में मंत्री है, तो बड़े कद का नेता तो छोटी बात नहीं करेगा। फिर उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा के आते ही उनको चुनाव लोकसभा का हारते ही उनको राज्यसभा में भेजा गया और वो पदयात्रा कराई गई उनसे। ये 4 चुनाव जिस इलाके में थे उस इलाके में उपचुनाव के समय वो घूमे और उनकी पदयात्रा हुई है। वो पूरे बिहार में भी आगे घूमेंगे, बैठने वाले तो है नहीं, तो वो भी अपनी सीटें मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान की, उनकी तो महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी बात चिराग पासवान, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है और जिद भी बहुत अधिक है। जिद्दी इतने हैं कि जिस बात पर अड़ जाते हैं वह प्राप्त करते हैं या फिर रास्ता अलग चुन लेते हैं। तो चिराग पासवान को कैसे मनाया जाएगा? चिराग पासवान, हमने कहा ही प्रारंभिक उद्बोधन में ही कहा कि देखिए वह जीतनराम मांझी की बहू के लिए वोट मांगने नहीं गए। तो वो तो कहेंगे मुझे 50 सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए, और फिर 40 सीटें आएगी कहां से? क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतनराम मांझी भी है, मुकेश सहनी को भी लाने का प्रयास किया ही जा रहा है कि उधर क्यों छोड़ा जाए। तो फिर यह चिराग पासवान कैसे मानेंगे? और चिराग पासवान के सामने दूसरी समस्या ये है कि उनके जितने बड़े नेता हैं उनकी सीटों पर वह सीटें कैसे मिलेगी? अब राजू तिवारी को ही ले लीजिए, गोविंदगंज की सीट तो बीजेपी की जीती हुई सीट है, कहां से प्राप्त कर लेंगे? हाँ, तो ये बड़ी सीटें और चिराग पासवान को मनाना बहुत ही आसान नहीं है अजीत जी। देखिए, अभी आपने कहा सुनील मनी तिवारी विधायक है वहां से, गोविंदगंज से जिलाध्यक्ष है, वहां मजबूत नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है, बीजेपी की अब सीट छुड़ानी पड़ेगी। और ऐसी सीटें सब जगह है, जितनी सीटें चिराग पासवान आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे उनकी पार्टी से पिछली बार जीते थे मटिहानी से, अब जो जीते वो जेडीयू में चले गए। अब जो जेडीयू में चले गए तब वो सीट कैसे देगी जेडीयू उनको? अब वो मांगेंगे सीट चिराग पासवान की, जब हम उतना मुश्किल में लड़े तो एक सीट जीते थे, वो सीट चाहिए हमको, तो जेडीयू से कैसे छुड़ाएंगे आप? तो इस छोर से उस छोर तक देख लीजिए, उनकी जो सीटें होंगी या तो जेडीयू के खाते में है या बीजेपी के खाते में है। सीटें हैं कई, तो वो कैसे छुड़ा करके दे देंगे उनको। और वो अभी देखिए, जब उनको अपने बीजेपी ने एक सीट दी झारखंड में, और वो कंप्रोमाइज की सीट नहीं है, अच्छी सीट है उनको। जो सीट मिली है वो अच्छी सीट मिली है उनको। ये इसलिए हम कह रहे हैं अच्छी सीट, क्योंकि पलामू चतरा का जो प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल जो है, उस प्रमंडल में बिहार की पार्टियों का असर है, तो वहां उनको सीट मिली है। जबकि इसके पहले उनके पिता के समय एक सीट दी थी बीजेपी ने 2014 के चुनाव में, तो संथाल परगना में सीट दे दी थी। कुछ शिकारी पड़ा संभव, तो वो सीट दे दी थी जहां कोई आधार नहीं था। उनकी पार्टी का नेता 6-8 हजार वोट लेकर के चौथे नंबर पर रहा। तो इस बार वैसी नहीं है, इस बार उनको पलामू प्रमंडल में सीट मिली है, उनकी पसंद से सीट दी गई है। तो लेकिन उसके लिए उम्मीदवार भी दूसरी पार्टी से लाना पड़ा है। हाँ, पार्टी की ताकत इतनी वही उनकी तैयारी भी इसी तरह से होती है कि तैयारी इतने दिनों से कर रहे थे कि कह रहे थे कि हम 40 सीट लड़ेंगे। ये कह रहे थे कि अलायंस में हमको 11 सीट आई है, और जो सीट मिली उसके लिए आपके पास उम्मीदवार नहीं था, बहुत मजबूत उम्मीदवार आपके पास नहीं था। तो ये भी राजनीति में कमी है, ये भी राजनीति की कमी है, एक बड़ी कमी है उनकी, कि तैयारी, भाषण दे देते हैं, यात्रा कर लेते हैं, खूब घूम लेते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जमीनी तैयारी नहीं होती। तो जमीनी तैयारी करनी होगी उनको भी। देखिए, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कैंडिडेट तय किए उन्होंने, तो वैसा विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव तो मान लीजिए एक लड़ा पर हो रहा था, आपने दे दिया टिकट जिन लोगों को, जो लोग पहले थे लगभग सब, उन लोगों को आपने उसी तरह से चुन के टिकट दिया या दूसरी पार्टी से कैंडिडेट ले आकर के टिकट दिए। वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। विधानसभा चुनाव लहर पर नहीं होने जा रहा है, और बहुत आसान मुकाबला भी नहीं होने जा रहा है। तो वहां तो अच्छे कैंडिडेट चाहिए होंगे। इस ग्राउंड पर बीजेपी जेडीयू दोनों उनको दबाएंगे कि आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है और कम उम्र में बहुत सारी चीजें मिल गई हैं उनको। तो वो अब ये अपने को इंटाइटल्ड मानते हैं इन चीजों के लिए, जबकि पॉलिटिक्स में इंटाइटलमेंट कुछ नहीं होता। इंटाइटलमेंट तो राहुल गांधी का नहीं चल रहा है, जिनकी 4 पीढ़ी से लोग प्रधानमंत्री होते रहे हैं, 3 पीढ़ी तक। तो उनका जब इंटाइटलमेंट नहीं हुआ, तो ये इंटाइटल्ड मानते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो अधिकार के तौर पर नहीं मिलेगा कुछ भी, और कॉम्प्रोमाइज बहुत करना होगा। ज्ञानेश्वर जी, देखिए 100 सीट अभी मान के चलिए, अभी मोटे तौर पर उसमें कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन ये मान के चलिए कि 100 सीट तो बीजेपी जेडीयू दोनों लड़ने जा रहे हैं, दोनों लड़ने जा रही है। तो जो बाकी 3 पार्टियां हैं उनमें 43 सीटें बटनी है। 43 सीटों में बटना है। अब किसी को 20 मिल जाए, बाकी को 10-10 मिले, किसी को 18 मिल जाए, किसी को 12, किसी को 10, इसी तरह से बंटवारा होगा। तो 40 सीट तो भूल जाइए, 30 सीट भी भूल जाइए। हमको नहीं लग रहा है कि 30 सीट भी अलायंस में चिराग पासवान की पार्टी को मिल पाएगा।
वो उनको इस बात के लिए मेंटली अगर वो पहले से प्रिपेयर रहे तो ज्यादा अच्छा है, उस समय बदमजगी नहीं हो, क्योंकि इस समय बीजेपी, इस बार बीजेपी पिछली बार वाला खेल नहीं होने देगी। पिछली बार तो दूसरा ही मामला था, बीजेपी खुद ही खेल कराने में लगी हुई थी। इस बार नहीं होगा वो खेल, क्योंकि इस बार खेल करने के लिए एक दूसरा प्लेयर ऑलरेडी मैदान में है, जिससे सचमुच का खतरा है, रियल थ्रेट है। मतलब वो तो ऐसा नहीं है ना कि आपके कंट्रोल में है, आपके रिमोट से, बीजेपी के रिमोट से या आरजेडी के रिमोट से तो प्रशांत किशोर चल नहीं रहे कि आप उनको रिमोट कि इस सीट पर मजबूती से लड़िए और इस सीट पर आप खराब कैंडिडेट दीजिए, ये मैनेजमेंट तो होगा नहीं। तो इसलिए टफ लड़ाई है ट्रायंगुलर, और उसमें चिराग पासवान को लेकर के भी बीजेपी को पता है, जेडीयू को पता है कि लोकसभा में भले 100% स्ट्राइक रेट हो जाए, विधानसभा चुनाव में ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं होता। विधानसभा चुनाव में लड़ाई दूसरी तरह से होती है, और एक डिवीजन जो है दलित वोटों में अपने आप बनवा दिया है चिराग पासवान ने, कि जब वो नहीं गए जीतन राम मांझी की बहू के लिए प्रचार करने इमामगंज में, तो ये तय मानिए कि विधानसभा चुनाव में उनका कैंडिडेट जहां भी लड़ेगा वहां महादलित के वोट में उनको नुकसान होगा, महादलित का वोट उनको नहीं मिलेगा। मतलब चाहे तमाम सद्भाव नीतीश कुमार के प्रति हो, इसके बावजूद नहीं मिलेगा। ये लगभग हमको तय दिख रहा है, क्योंकि वो डिवीजन बहुत शार्प है, दलित और महादलित का डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद है। तो इसलिए सीटों की संख्या तो कम रहेगी उनकी। हाँ, ये हो सकता है कि ये बीजेपी भी सर्वे करा करके उनको बताए कि ये आपकी मजबूत सीटें हैं, ये ले लीजिए, इसमें आप चुनाव जीत जाइएगा। आप अगर 10, 12, 15 सीट भी जीत जाते हैं तो राजनीति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास एक भी एमएलए नहीं है। तो उनको मानना होगा, नहीं मानने की कोई गुंजाइश है नहीं। बड़े बंगले में भी अब शिफ्ट हो रहे हैं दिल्ली में, और बड़ा मिनिस्टर भी हो गए। झारखंड में उनकी मान करके उनका सम्मान रख ही लिया बीजेपी ने, तो उनको भी रखना होगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बिना कॉम्प्रोमाइज के नहीं होगा। और बीजेपी उसके लिए पहले से तैयारी कर रही है, बीजेपी उसके लिए पहले से तैयारी कर रही है, सीटें आइडेंटिफाई कर रही है, उनके लिए भी सर्वे हो रहा है और बाकी सभी पार्टियों के लिए भी सर्वे हो रहा है। तो अच्छा, नीतीश कुमार के प्रति एक सद्भाव कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का नीतीश कुमार के साथ बहुत सद्भाव है, तो नीतीश कुमार भी कोई सीट नहीं छोड़ने जा रहे। नीतीश कुमार तो खुद ही बीजेपी से एक सीट ज्यादा लेकर के लड़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए भी सीट बंटवारा एक बड़ा हेडेक होगा, जिस पर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। चलिए, सीट बंटवारा हेडेक होगा, लेकिन बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है, एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। और देखिए, राजद को अभी प्रारंभ करना है, इंडिया ब्लॉक को प्रारंभ करना है, और प्रशांत किशोर तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं। क्या नतीजे आएंगे, क्या प्रयास कितना सफल होगा, यह आगे पता चलेगा। हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।